Good evening, everyone. Welcome to the 5th episode of मार्गदर्शन. पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन ग्रुप्स का ये एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम आपके जो भी कन्फ्यूजन्स होते हैं रिगार्डिंग मेडिकल एंड इंजीनियरिंग उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एक सवाल जवाब होता है, आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं आपकी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो. एंड टुडे इन दिस एपिसोड वी हैव द फाउंडर एंड द एमडी ऑफ पीएनसी ग्रुप, विकास सिसोदिया सर. वेलकम टू द 5th सेशन सर. सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड कोचिंग का ये जो कंसेप्ट है इससे काफ़ी सारे बच्चों का डेवलपमेंट हुआ है. एंड एज वी से मेडिकल्स हो, इंजीनियरिंग हो, अर्ली प्रिपरेशन ऑलवेज हेल्प्स. सो वी नो दैट इंटीग्रेटेड कोचिंग इज समवट गोइंग टू दैट डायरेक्शन. आप अर्ली शुरू करते हो अपना प्रिपरेशन. आप समझाए ज़रा इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, कैसे हेल्प होता है एक बच्चे का. देखिए, आप सब जानते हैं कि नीट और जेई का जो प्रिपरेशन है काफ़ी सालों से चला आ रहा है मार्केट में. पहले कोचिंग अवेलेबल नहीं थी, लेकिन 1980 से कोचिंग नीट और जेई की प्रिपरेशंस की कोचिंग आना शुरू हुई. आसाम में काफ़ी लेट से कल्चर आया कोचिंगों का, लेकिन बाहर आसाम के बाहर जैसे राजस्थान है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं कोचिंगों का, वहाँ 1980-1985 से कोचिंगों का ट्रेंड चल रहा है. सो पहले सिर्फ कोचिंग हुआ करती थी. बच्चा क्लास 12 तक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई करता था, उसके बाद वो 1 साल का ड्रॉप दिया करता था. लेकिन क्या है कि 1 साल के ड्रॉप में भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ करता था. तो पहले बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्योंकि आईआईटी के एग्जाम में नंबर ऑफ ड्रॉप्स का कोई लिमिट नहीं था. 7 बार, 8 बार, कितनी भी बार बच्चा ड्रॉप दे सकता है. जो भी नीट के एग्जाम में है कि एक बच्चा मल्टीपल टाइम ड्रॉप दे सकता है जब तक उसको सीट ना मिले. रिसेंटली एक काफ़ी एजेड, अराउंड 50-60 एज के आदमी ने नीट का एग्जाम देके उसने मेडिकल कॉलेज में सीट ली है. तो ना तो यहाँ पे कोई एज लिमिट है नीट के एग्जाम में, और ना ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट है, जो कि पहले आईआईटी के एग्जाम में भी हुआ करता था. लेकिन धीरे धीरे जब कोचिंगों का इवोल्यूशन हुआ तो लोगों ने समझा कि नहीं, जो ड्रॉपर कोर्स है, आदमी जो ड्रॉप देके सीखता है उसमें उसका 4, 5, 6 साल वेस्ट हो जा रहा है. तो क्यों नहीं क्लास 11 से ही प्रिपरेशन किया जाए कोचिंगों का. तो ट्रेंड चालू हुआ कि क्लास 11 से कोचिंगों का प्रिपरेशन चालू हुआ. तो बच्चा क्लास 10th पास करके 11th में बच्चा फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेता था. तो उसमें बच्चे का जो प्रिपरेशन, ड्रॉपर में बच्चे को जो 8 महीने में पढ़ाया जाता है, वहां वही चीज 2 साल में पढ़ाया जाता है. 11 में 11 का सिलेबस, 12th में 12 का सिलेबस. तो धीरे धीरे बच्चों को, मतलब 2 साल के कोर्स से जब बच्चा नीट जेई का एग्जाम देता था तो उसकी रैंक भी बेटर आती थी. और किसी कारण से क्लास 12 के साथ बच्चे का नहीं हो पाता था, तो जो रेगुलर स्कूल का बच्चा आके जो मल्टीपल ड्रॉप्स देके सीट निकालता था, एक 11-12 का जो बच्चा था जो फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेता था, वो 1-2 अटेम्प्ट में ही फिर सीट निकाल लेता था ड्रॉप देके. तो उसको एक एडवांटेज मिलता था क्योंकि इसका बेस रेडी हो जाता था. फिर समय बीतता गया तो लोगों को लगा कि नहीं, क्लास 9 से ही बच्चों को आईआईटी एंड मेडिकल का प्रिपरेशन कराया जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो आपका जो आईआईटी या नीट के एग्जाम में जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का, वो एक्चुअल में 11-12 का सिलेबस नहीं है, वो 9th, 10th, 11th, 12 का सिलेबस है. क्योंकि आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की जो बुक लागू हो जाती है वो क्लास 9 से लागू हो जाती है, और नीट और जेई में एनसीईआरटी आता है. तो क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, मतलब 4 साल का कोर्स होता है जो ड्रॉपर में बच्चे को 8 महीने में पढ़ाया जाता है, और वही 4 साल का कोर्स जो बच्चा फाउंडेशन में कोचिंग लेता है उसको 2 साल में पढ़ाया जाता है. लेकिन एक्चुअल में वो प्रिपरेशन चालू होनी चाहिए क्लास 9th ऑनवर्ड. तो 9th में 9th का पढ़ाया जाए, 10th में 10th का पढ़ाया जाए, 11th में 11th का, 12th में 12th का. तो 4 साल यदि कोई बच्चा कोचिंग करता था तो फिर उसको सिंगल ड्रॉप भी शायद देने की जरूरत नहीं पड़ती थी. उसका बिना ड्रॉप के ही क्लास 12 के साथ एक अच्छा रैंक आ जाता था. समय जाता गया तो लोगों को अब एहसास हुआ कि नहीं, एक बच्चा जो मॉर्निंग में स्कूल जाता है, शाम को ट्यूशन कोचिंग आता है, तो उसका जो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, फिर उसको जो इवनिंग में पढ़ाया जा रहा है, दोनों में क्लैश आ रहा है. तो लोगों को धीरे धीरे एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ, इंटीग्रेटेड का कंसेप्ट, कि बच्चा जो क्लास 11-12 में जो स्कूल जाता है सुबह और शाम को कोचिंग आता है उसको बंद कर दिया जाए. इंटीग्रेटेड कंसेप्ट की कोचिंग वालों ने अपना चालू किया, अपनी खुद की स्कूल्स डेवलप की और इंटीग्रेटेड कंसेप्ट चालू किया, जिसमें बच्चे का जो स्कूल में जाने का और शाम को कोचिंग में आने का जो टाइम वेस्ट होता था, जिसमें बच्चे को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता था, वो टाइम को निकाला गया और इंटीग्रेटेड कंसेप्ट डेवलप किया गया. इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है सुबह 8 बजे स्कूल में आता है, जैसे एक नॉर्मल स्कूल में बच्चा जाता है, और 2:30 तक बच्चा स्कूल में रहता है. नॉर्मल स्कूल का बच्चा भी 8 बजे से 2:30 तक स्कूल में रहता है. इंटीग्रेटेड स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है वो भी सुबह 8 बजे से लेके 2:30 तक स्कूल में रहता है. अंतर ये है कि जो इंटीग्रेटेड में बच्चा पढ़ता है 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, 2:30 PM तक, उस बच्चे को इस पीरियड के दौरान 8 to 2:30 PM के पीरियड के दौरान उसको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो पढ़ाया जाता है
वो उसको आईआईटी और मेडिकल का है तो नीट लेवल पे टीचर्स पढ़ाते हैं, क्योंकि जो पीसीएमबी को हैंडल करते हैं टीचर्स वो आईआईटी या डॉक्टरेट बैकग्राउंड से होते हैं, जो कोचिंगों में पढ़ाते हैं वही टीचर इंटीग्रेटेड में बच्चों को सुबह 8 to 2:30 के बीच में पढ़ा देते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं, जो इंग्लिश होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, कंप्यूटर साइंस होता है या प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके लिए एक अलग सेट ऑफ टीचर होता है। जो नॉर्मल स्कूलों में भी टीचर होते हैं वो सेट ऑफ टीचर होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे का 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक में उसका बोर्ड का भी काम हो चुका है और उसका एंट्रेंस का भी पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन हो चुका है। जो उसको इवनिंग में जाके कोचिंग में पढ़ना पड़ता था वही टीचर उसको मॉर्निंग में ही अच्छे से डिटेल में सब कुछ पढ़ा देते हैं। अब बच्चे का जो 2:30 के बाद जो इंटीग्रेटेड में बच्चा पढ़ता है 2:30 के बाद जब वो घर पहुंचता है तो इवनिंग का जो टाइम है उसका, उसमें वो अपना स्पोर्ट्स भी खेल सकता है, उसमें वो अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, क्योंकि उसने जो पढ़ा है पढ़ने के बाद उसको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे को अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, अपना स्पोर्ट्स भी 1-2 घंटा स्पोर्ट्स खेल सकता है, 4-5-6 घंटा वो सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, इनफ टाइम मिल रहा है। लेकिन जो नॉर्मल स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसका 8 to 2:30 के पीरियड में उसको मतलब एक फोकस पढ़ाई नहीं हुई, उसको बोर्ड के टीचर ने पढ़ा दिया, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, बीच में स्पोर्ट्स पीरियड आ जाता है, फिर कुछ पीरियड खाली भी जाते हैं, और फिर स्कूल्स में नॉर्मल कभी कोई अलग अलग एक्टिविटीज होती है, कल्चरल एक्टिविटी होती है, तो उसका जो 8 to 2:30 का जो टाइम है ना वो सही से यूटिलाइज नहीं हो पाता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि नॉर्मल स्कूल के बच्चे जो है ना, स्कूल के बाद जब वो घर आते हैं, इवन आप छोटे बच्चों को देख लीजिए जो क्लास 5-6 में पढ़ते हैं, वो भी घर आते हैं तो घर वाले उनके ट्यूशंस लगाते हैं, या तो उनके छोटे बच्चों का तो ट्यूशन टीचर घर पे ही आता है, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं 9, 10, 11, 12 के, वो क्या करते हैं 2:30 से जब घर पहुंचते हैं स्कूल खत्म करके तो 3:34 हो जाता है। 1 घंटा खाना खा के फिर इवनिंग में वो या तो कोई बच्चा बोर्ड ओरिएंटेड है तो अपने ट्यूशन जाता है, और जो बच्चा थोड़ा एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना चाहता है वो अपना कोचिंगों में जाता है। तो बच्चा सुबह 8 से लेकर 2:30 बजे तक स्कूल में रहा, 4 बजे वो घर पहुंचा, 5 बजे से वो लेके 9 बजे तक वो कोचिंग में रहा। तो आप सोचिए एक बच्चा जो 8 बजे सुबह उठा था, 6 बजे जो सुबह उठा था, वो 9 बजे तक सिर्फ पढ़ता ही रहा। 9 बजे जब वो घर पहुंचेगा तो उसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, बिल्कुल मन नहीं करेगा उसका। तो वो डिनर करेगा, 10 बज जाएंगे, आधा घंटा टीवी देखेगा, उसको मुश्किल से, हाईली मोटिवेटेड बच्चा है ना, तो मुश्किल से उसको 1 घंटा पढ़ने का टाइम मिलेगा। उस 1 घंटे में वो फिजिक्स पढ़े कि केमिस्ट्री पढ़े कि बायो पढ़े कि मैथ पढ़े कि स्कूल का होमवर्क करे कि कोचिंग के असाइनमेंट्स करे। तो इससे बच्चों का जो एक्चुअल में जो एंट्रेंस के लिए जो चाहिए था बच्चे का प्रिपरेशन, वो हो नहीं पाता है। बच्चा सिर्फ साल भर पढ़ता रहता है, लेकिन कभी भी उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। तो उससे बच्चे का कभी रिजल्ट कन्वर्जन नहीं होता है, फिर बच्चे को 1 साल ड्रॉप देना पड़ता है। सिंगल ड्रॉप में भी वो अपना बेस बनाता है, तो ऐसे मल्टीपल ड्रॉप्स के बाद उसको नीट और जेईई में सीट मिलती है। लेकिन जो इंटीग्रेटेड का बच्चा होता है उसको आइदर क्लास 12 के साथ ही सीट मिल जाती है, या फिर कुछ बच्चों को जिनको नहीं मिलती है वो अपने एक सिंगल ड्रॉप में वो बाकी जो नॉर्मल स्कूल का बच्चा था उससे सिंगल ड्रॉप में बेहतर प्रदर्शन करते हुए सिंगल ड्रॉप में सीट ले जाते हैं। हमने देखा है हमारे इंटीग्रेटेड में कि 50-60% बच्चों को तो 12th के साथ ही सीट मिल जाती है किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में। रिमेनिंग जो 30-40% बच्चे रहते हैं वो 1 साल का ड्रॉप देते हैं। ड्रॉप देके मैं इतना दावे के साथ बोलता हूँ कि ओवरऑल इंटीग्रेटेड से 90% सक्सेस रेट है बच्चे को मेडिकल इंजीनियरिंग का। वही नॉर्मल स्कूल में आप देखेंगे तो सिर्फ 1% भी सक्सेस रेट नहीं है मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिलने का। तो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन नॉर्मल स्कूल एंड इंटीग्रेटेड स्कूल। राइट। अभी हमने देखा कि प्रेपरेशन के तौर पे हो, चाहे वक्त के तौर पे हो, रिवीजन के तौर पे हो, अर्ली स्टार्ट हेल्प्स अ स्टूडेंट, राइट? बिल्कुल। सर मेरा अगला सवाल ये है कि इंटीग्रेटेड कोचिंग 9th या 11th, अब इसमें भी कई सारे कंट्रोवर्सी कि 9th से ही शुरू करें या 11th से, चलो 2 साल बाद ही कर देते हैं 11th। सो आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें, कब से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि एजुकेशन का इवोल्यूशन प्रोसेस हुआ है कोचिंग इंडस्ट्री का। पहले रिपीटर्स पे फोकस करते थे, फिर धीरे धीरे कोचिंग वालों ने फाउंडेशन कोर्स लाया क्लास 11-12, उसके बाद कोचिंग में एक प्रोग्राम आया अर्ली एज प्रोग्राम, जिसमें क्लास 9 से बच्चों को कोचिंगों में प्रिपरेशन करवाते थे। अब एक रिसेंट नया चीज डेवलप हुआ है इंटीग्रेटेड कंसेप्ट, जिसमें बच्चों का टाइम सेविंग होता था। वो क्लास 11 से होता था, 9 से अभी तक कोई इंटीग्रेटेड नहीं होता था। लेकिन आपने सुना होगा कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है। तो एनईपी का जो पॉलिसी लागू हो रही है उसमें क्या किया जा रहा है कि जो 9th, 10th, 11th, 12th जो होता है इसको एक सेमेस्टर पीरियड में डिवाइड कर दिया गया। मतलब 8 सेमेस्टर होंगे, हर साल 2 सेमेस्टर होंगे, और बोर्ड का जो एग्जाम होगा वो फाइनली क्लास 12th में होगा। जनरली क्या होता था पहले बच्चों का
बच्चे का 10th तक अपनी नॉर्मल स्कूल से लगाव होता है, तो वो क्या करता है, अपनी जिस स्कूल में वो बचपन से पढ़ा है उसको छोड़ता नहीं था। छोड़ता कब था, देखिए पहले क्या होता था, क्लास 11 में जब बच्चा आता था ना, तब स्ट्रीम सिलेक्शन होता था कि क्लास 10th में मान लीजिए उस बच्चे के बैच में 50 बच्चे हैं, 50 में से कुछ बच्चों ने फिर साइंस ले लिया, कुछ बच्चों ने कॉमर्स ले लिया, किसी ने आर्ट्स ले लिया, तो वो बच्चे अपने आप डिवाइड हो जाते थे। तो बच्चा क्या करता था कि जब 1 से लेके 10 तक चला आ रहा था, तो वो अपने उन्हीं बच्चों के साथ, 50 बच्चों का ग्रुप था, उनके साथ ही पढ़ रहा था। 10th में आके उसको वो मैच्योरिटी आती थी कि नहीं भाई, ये क्लासरूम भी आगे जाके डिवाइड हो रहा है ना, कुछ बच्चे उसमें जा रहे हैं साइंस में, कुछ आर्ट्स में, कुछ कॉमर्स में। तो बच्चा 11 में बोलता था कि चलो अब मैं काम करता हूँ, स्कूल चेंज करता हूँ, मैं इंटीग्रेटेड कंसेप्ट में जाता हूँ, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना है, मुझे सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा। तो 11 से बच्चा डिसीजन लेता था, क्योंकि स्ट्रीम का जो सिलेक्शन होता था वो 11 से होता था। बट अभी जो NEP लागू हो रहा है उसमें स्ट्रीम सिलेक्शन क्लास 9 से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि एक बच्चे को क्लास 9 से इंटीग्रेटेड कंसेप्ट में आना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि ये जो बच्चा, जो साइंस ओरिएंटेड बच्चा है, जो जिसका टारगेट डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, वो जब नीट या जेई का एंट्रेंस देगा, एक मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर बैठा है कि नीट और जेई का जो एंट्रेंस है वो क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस है। गलत बात है। नीट और जेई का जो सिलेबस है वो क्लास 11 12 का नहीं है, वो क्लास 9th 10th 11 12 का है। जरा आप एक बार एनसीईआरटी चेक कीजिए कि जो क्लास 11th का जो चैप्टर्स है वो 50% चैप्टर क्लास 9th में होते हैं, और क्लास 12th के जो चैप्टर है वो भी 50% क्लास 10th में होते हैं। तो बच्चे का 9th 10th 11 12 ये 4 साल का प्रिपरेशन है, 2 साल का प्रिपरेशन नहीं है। तो 9 से ही बच्चों को इंटीग्रेटेड कंसेप्ट लेना चाहिए, एंड इससे बच्चों का बहुत ज्यादा हेल्प होगा। जो बच्चा 9 से इंटीग्रेटेड में आता है उसका 99% श्योरिटी होती है कि उसको क्लास 12th के साथ बोर्ड जब एग्जाम देगा, उसके साथ ही उसको एक अच्छे मेडिकल, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल जाएगी। राइट। तो एक बच्चे का किस तरह अपलिफ्टमेंट होता है वो तो हमने आपसे जाना है। बिल्कुल। अभी इंटीग्रेटेड कोचिंग का जो मैकेनिज्म है वो एक्चुअली कैसे काम करता है? That's what I want to know from you and the students also. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि मार्केट में अभी गुवाहाटी की बात करें तो बहुत सारे इंटीग्रेटेड चल रहे हैं, लेकिन मैं इंटीग्रेटेड जो चल रहे हैं, मैं 90% इंटीग्रेटेड को शूडो इंटीग्रेटेड बोलता हूँ। एक्चुअल में इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब है इंटीग्रिटी, मतलब आपको बोर्ड और एंट्रेंस दोनों का प्रिपरेशन बच्चों को एक साथ करवाना है। मतलब बच्चा आपके पास पढ़ता है इंटीग्रेटेड में, तो वो बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका है, उसके एंट्रेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका है, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका। लेकिन अभी जितने इंटीग्रेटेड चल रहे हैं, जो बाहर से भी यहाँ पे कोचिंग आई है, वो इंटीग्रेटेड वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनका एक ही कैंपस में वहीं पे ड्रॉपर के बच्चे भी पढ़ते हैं, वहीं पे उनके कोचिंग के बच्चे भी पढ़ते हैं, वहीं पे इंटीग्रेटेड के बच्चे भी पढ़ते हैं। और वो इंटीग्रेटेड में जो है ना, वो सिर्फ बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो पढ़ाता है, जस्ट लाइक वो कोचिंग में पढ़ाते हैं। बस उन्होंने बच्चों को एक फैसिलिटी ये दी है कि भाई हम तुम्हारा स्कूल जो तुम जाते थे वो हम लोग तुम्हें नहीं जाना होगा, हम तुम्हारा टाई अप एक डम्मी स्कूल के साथ करवा देंगे, तुम्हें वीक में 1 दिन स्कूल जाना है। एक तो उन्होंने ये फैसिलिटी दी है बच्चों को। दूसरा फैसिलिटी ये दिया है कि भाई तुम जो इवनिंग में कोच करने आते थे, क्योंकि आप पहले मॉर्निंग में स्कूल जाते थे, शाम को कोचिंग आते थे, अभी आप सिर्फ दिन में जो है ना, आप हमारे यहाँ पे कोचिंग कर लीजिए। मतलब वो उनका इंटीग्रेटेड कोचिंग है, जहाँ पे बच्चों को सिर्फ वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पढ़ाते हैं, वो भी एंट्रेंस वाले टीचर पढ़ाते हैं, एंट्रेंस के लिए पढ़ाते हैं। और बच्चों को बोर्ड के लिए किसी तरह से कोई प्रिपरेशन नहीं किया जाता है, बच्चों को कोई प्रैक्टिकल्स नहीं होता है। तो वो बच्चा जो जब बोर्ड का एग्जाम देता है 12th में, तब वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है। उसके परसेंटेज भी कम आते हैं, उसको प्रैक्टिकल्स का आइडिया नहीं होता, वहां पे भी वो मार खाता है। उसके जो इंटरनल मार्क्स जो स्कूलों की तरफ से भेजे जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा एक डम्मी स्कूल में एडमिशन लिया था, तो वो स्कूल वाला बच्चा जो है ना, वो स्कूल का ओनर उस बच्चे को अपना बच्चा नहीं मानता, उस स्कूल का प्रिंसिपल उस बच्चे को अपने स्कूल का नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो तो इस स्कूल में कभी जाता ही नहीं था, वो तो डम्मी था। तो जब इंटरनल मार्क्स देने की बारी आती है, तो वो स्कूल जो है वो अपने स्कूल के बच्चों को ज्यादा मार्क्स दिया जाता है, और जो डम्मी एडमिशंस होता है उनको डेफिनेटली उनको मतलब उनके साथ गलत होता है, उनको मार्क्स कम देते हैं। तो आप देखिएगा कि जितने नॉर्मल, जहां पे जितने इंटीग्रेटेड चल रहे हैं, उनके बच्चे का बोर्ड का रिजल्ट उठा के देखिए, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो क्लास 12 के साथ जब बोर्ड एग्जाम देते हैं, तो वो नीट और जेई के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते। एक्चुअल में जेई के एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपका क्लास 12 बोर्ड में 75% मार्क्स होना चाहिए, और नीट एग्जाम का क्राइटेरिया होता है कि आपके क्लास 12 में 60% मार्क्स होना चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे, सूडो इंटीग्रेटेड के मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो है वो उस एंट्रेंस के लिए
लिए एलिजिबल नहीं हो पाता जिसके लिए उन्होंने ज्वाइन किया था। बट हमारे यहाँ पे क्या होता है पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में कि जैसे हमने बताया कि हम बच्चे का हम प्योर इंटीग्रेटेड है, हमारा कैंपस सेपरेट है, हमारे यहाँ पे बच्चे को प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं, पूरी लैब्स बनी हुई है। हमारे यहाँ पे बच्चे का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो एंट्रेंस का टीचर पढ़ाता है, पहले 8 बजे से लेके 12 बजे तक, उसके बाद लंच ब्रेक होता है आधा घंटे का, उसके बाद 12:30 टू लेके आपका 3 बजे तक 2.5 घंटा जो लंच ब्रेक के बाद क्लास होती है वो पूरा क्लास बोर्ड वाले टीचर लेते हैं। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का थोड़ा कम होता है क्योंकि एंट्रेंस वाले टीचर ने डेप्थ में उसको पहले पढ़ा दी है, और फिर बोर्ड वाला टीचर आके उसको सिर्फ बोर्ड के लिए लिखना सिखाता है। फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, प्रैक्टिकल, उसके लिए हमने लंच के बाद का 2.5 घंटे का पीरियड दिया है जिसमें बोर्ड वाला क्लास होता है। लेकिन जो फर्स्ट हाफ होता है जब बच्चा फ्रेश माइंड से आता है उसमें एंट्रेंस वाला टीचर पढ़ाता है। तो एंट्रेंस एंड बोर्ड दोनों की टीम अलग अलग है, और बच्चे को लंच से पहले एंट्रेंस का प्रिपरेशन कराते हैं, लंच के बाद बोर्ड का एंड सारे प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, वो इंटीग्रिटी आ जाती है। दूसरा हम बच्चे को क्या एडवांटेज देते हैं हमारे यहाँ पे कि हम बच्चे का कोई डमी एडमिशन नहीं करवाते। अब मार्केट में सबको पता है कि पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी जो है उसकी खुद की अपनी ओन सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है। वी हैव 2 सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हमारी ओन है, और हम उन स्कूल्स में हमारे सिर्फ पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी के बच्चे ही वहां पे पढ़ते हैं। हम किसी दूसरी कोचिंगों के या दूसरी डमी इंटीग्रेटेड के हम लोग कोई डमी एडमिशन नहीं लेते क्योंकि हमारे बच्चे काफी ज्यादा हैं। तो जब प्रैक्टिकल्स की बारी आती है, इंटरनल मार्क्स की बारी आती है, तो जब हमारे स्कूल में हमारा ही बच्चा है तो वो तो उस बच्चे का जो प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स में जो है हम लोग किसी तरह का कोई कमी नहीं छोड़ते क्योंकि हमारा ओन बच्चा है। लेकिन जो अदर स्यूडो इंटीग्रेटेड का बच्चा जो डमी एडमिशन ले रखा है अदर स्कूलों में, तो डेफिनेटली उनका परसेंटेज, बोर्ड का परसेंटेज खराब जाता है। आप हमारा रिकॉर्ड उठा के देखिए क्लास 12 बोर्ड का परसेंटेज, हमारे मैक्सिमम बच्चे 80% अबव स्कोर करते हैं क्लास 12 बोर्ड में। और हमारे यहाँ से आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट रैंक 1 भी नीट में हमने दिया, क्लास 12 के बच्चे ने दिया, और हमारे मेजोरिटी ऑफ बच्चे जो है वो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको सीट भी मिलती है। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी कैसे हेल्प करता है, तो हम लोग का 2 एडवांटेज मैंने आपको बोला बच्चों को देते हैं अदर इंटीग्रेटेड से। पहला कि हमारी ऑन स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है जिसमें बच्चे को कोई डमी एडमिशंस नहीं करवाना पड़ता है, और बच्चे को ऐसा नहीं कि एक दिन, बच्चे का क्या होता है जनरल इंटीग्रेटेड स्कूल में बच्चे को एक दिन के लिए, जैसे कोई दिन होता है थर्सडे या मंडे, उसमें बच्चे को उस स्कूल में जाना पड़ता है जहां उसको रजिस्टर्ड किया है, तो बच्चे का वो पूरा एक दिन वेस्ट हो जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, हमारा खुद सीबीएसई एफिलिएशन हमारे पास, तो हमारा बच्चा हमारे सिस्टम में पढ़ता है, हमारे सिस्टम में प्रैक्टिकल्स देता है, हमारे सिस्टम में सारा चीज होता है। तो ये एक एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, हम बच्चे को एंट्रेंस के साथ साथ जो इंटीग्रेटेड वर्ड है, इंटीग्रिटी, दोनों कोर्स को इंटीग्रेशन किया गया है, तो एंट्रेंस के साथ साथ बोर्ड का भी साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन होता है। तो इसलिए बच्चे का एंट्रेंस के साथ साथ बोर्ड भी अच्छा होता है, या आप बोल दीजिए बोर्ड के साथ साथ एंट्रेंस भी अच्छा होता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ पीएनसी एकेडमी एक बच्चे को जो अदर इंटीग्रेटेड के ऊपर है। राइट, हमने प्रिपरेशन के तौर पे देखा एंड वी हैव सीन हाउ द वर्ड इंटीग्रेटेड इज एक्चुअली बीइंग डिजाइंड इन पीएनसी ग्रुप, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर इंटीग्रेटेड कोचिंग तो आपको पीएनसी ग्रुप क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये एक उसके लिए बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। इसके अलावा भी इज देयर एनी डिफरेंशिएशन पॉइंट्स फॉर समवन who wants to go for integrated coaching and for them to choose PNC? Is there any USP, any other USP apart from USP so many? तो मैंने आपको बताया, आप मेजर USP भी मान सकती है कि मैं जो है मैं फाउंडर पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन का हूँ। पहले मैं पूरी तरह से कोचिंग्स में क्लासेस लेता था, और जब ऐसा भी था कि मेरे पास सिर्फ फिजिक्स पढ़ने के लिए, मैं फिजिक्स टीचर और आई एम बीटेक फ्रॉम IIT गुवाहाटी, तो फिजिक्स पढ़ने के लिए इवनिंग में जब मैं पढ़ाता था तो कम से कम 500-600 बच्चे मेरे पास सिर्फ सिंगल फिजिक्स पढ़ने आते थे। तो अभी मैंने वो सारा चीज बंद कर दिया है कि भाई नहीं, मेरा पूरा फोकस अभी इंटीग्रेटेड पे है। तो मैं खुद सुबह 8 बजे से लेके मैं सुबह 8 बजे अपने इंटीग्रेटेड स्कूल्स में जाता हूँ एंड 2:30 तक मैं फर्स्ट हाफ जो पूरा है वो मैं इंटीग्रेटेड स्कूल में रहता हूँ। हर बच्चे को मॉनिटर करता हूँ, हर पेरेंट्स का मतलब काउंसलिंग किया जाता है, पीटीएम किया जाता है, कोई बच्चा डाउनफॉल करता है तो उसको अपलिफ्ट किया जाता है। तो मेरी सुपरविजन में प्रॉपरली काम होता है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जिस तरह से मैंने पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन को यहाँ तक लेके आया हूँ
उसका जो एकेडमिक्स को इतना इम्प्रूव किया है, और इस मुकाम पे आज पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन है, सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो वही चीज पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में भी है कि मैं खुद पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी में बैठता हूँ, मैं खुद क्लासेस लेता हूँ, मैं खुद बच्चों को क्लास 11-12 के बच्चों को पढ़ाता हूँ और उनको ग्रूम करता हूँ। और हर बच्चे का, हर टीचर का नोट्स कैसे पढ़ा रहा है, कैसे एग्जाम्स हो रहा है, एग्जाम में बच्चों को कैसे काउंसलिंग की जा रही है, मार्क्स पुअर आने से या मार्क्स अच्छे आने से बच्चों को कैसे स्पेशल केयर की दी जाती है, तो वो कंप्लीटली मेरे सुपरविजन में होता है। तो आप तीसरा यूएसपी भी ले सकते हैं, जो मैंने आपको पहले 2 यूएसपी गिना है कि ऑन सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है हमारा, साथ में हम लोग एंट्रेंस के साथ साथ बोर्ड का भी प्रिपरेशन कराते हैं, जो ट्रूली एक इंटीग्रेटेड में होना चाहिए। तीसरा यूएसपी आप मुझे ऐड कर दीजिए कि मेरी कंप्लीट सुपरविजन में इंटीग्रेटेड सिस्टम चलता है, दैट्स व्हाई आप ये इतने शानदार रिजल्ट देख पा रहे हैं। राइट। और एक आखिरी क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है। एक्चुअली फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम वी हैव बीन हियरिंग, अरे यार मेरा तो मेडिकल और इंजीनियरिंग का मुझे नहीं लग रहा है फ्यूचर में मेरा है, बिकॉज एकेडमिकली मैं थोड़ा लो हूँ। ये कॉन्सेप्ट होता है एक बच्चे का क्लास 7-8 में, जहाँ जब तक उन्होंने एक अच्छा जजमेंट पॉइंट वो लोग मतलब आप पहुंचे ही नहीं है, मन है उनका टू गो फॉर मेडिकल्स एंड इंजीनियरिंग, बट दे देमसेल्व्स थिंक कि ये तो मेरे से हो नहीं पाएगा। उन बच्चों के लिए आपको क्या कहना है? देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, बच्चा, मैंने आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका भी जवाब मैं इसमें देता हूँ कि आपने क्वेश्चन पूछा था कि 9th क्लास से बच्चे को इंटीग्रेटेड क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखिए पहले तक बच्चा जो स्ट्रीम सिलेक्शन होता था वो क्लास 11 में होता था, लेकिन अभी मैंने बोला कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बच्चे को 9 से फोकस करना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था, जब बच्चा 9th क्लास में अपनी स्कूल्स में पढ़ता था, तो आपने सुना होगा, या जो 9th और 11th में अंतर देखेगा क्या होगा कि 9th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। 9th 10th में क्या होता है, साइंस एक सब्जेक्ट होता है ना। साइंस होता है, मैथ होता है, सोशल साइंस होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी या असमीज होता है ना। लेकिन जब आप क्लास 11 में जाते हैं, है ना, जैसे सोशल साइंस की बात करो, एक सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो बच्चा आर्ट्स लेता है क्लास 11 में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारा चीज होता है। ऐसी जो बच्चा क्लास 11 में साइंस लेता है, तो उसका जो साइंस, जो क्लास 11 9th में जो साइंस था, वो भी डिवाइड हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, है ना। तो बच्चे को जब क्लास 9th में था, अब आप देखिएगा कि क्लास 11 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में नहीं होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब आप सब्जेक्ट का डिवीजन देखिएगा। जो क्लास 9th में एज ए साइंस बोला जाता था, वो क्लास 11 में क्या हुआ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनके अलग अलग टीचर होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आपका बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी। मतलब वो साइंस जो था वो 6 सब्जेक्ट में चला गया क्लास 11 में आके, 6 सब्जेक्ट में। मतलब जिस साइंस को क्लास 9th में एक टीचर पढ़ाता था स्कूल में, वही टीचर फिजिक्स, वही टीचर केमिस्ट्री, वही टीचर बायो पढ़ा देता था, वही बॉटनी, वही जूलॉजी, वही ऑर्गेनिक। मतलब बच्चे को वो जो टीचर हम लोग, वो टीचर जो है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो साइंस का एक टीचर है वो फिजिक्स पढ़ाता है तो केमिस्ट्री कैसे पढ़ा सकता है, और केमिस्ट्री पढ़ा रहा है तो बायो कैसे पढ़ा सकता है। बायो में भी बॉटनी, जूलॉजी अलग अलग होते हैं, क्योंकि हम जब क्लास 11 में बच्चा, जो बच्चे मेरा सुन रहे हैं या जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जो भी बच्चा जो मेरा देख रहा है, उसको पता होगा कि क्लास 11 में सब्जेक्ट डिवीजन होता है। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री में आपका फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक अलग अलग टीचर होते हैं। फिजिक्स का चलो एक टीचर होता है, फिजिक्स एज ए होल होता है, लेकिन केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का टीचर अलग होता है, इनऑर्गेनिक का टीचर अलग होता है, फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर अलग होता है, बायोलॉजी में बॉटनी का अलग होता है, जूलॉजी का अलग होता है। तो बच्चे को है ना क्लास 9th में स्कूल में बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि साइंस क्या है। एग्जैक्टली वो मतलब साइंस के जो डिवीजन है वो ही नहीं पता, तो उसका कभी वो इंटरेस्ट ही नहीं आ पाएगा। लेकिन वही बच्चा आप सोचिए जिसको एक टीचर ने साइंस पढ़ाया है, यदि वो बच्चा क्लास 9th में इंटीग्रेटेड में आता है ना, तो उसको उस साइंस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि भाई ये साइंस का तुम्हारा एक बुक है, लेकिन इस बुक को तुम्हारे 6 टीचर पढ़ाएंगे। इस बुक में फिजिक्स के 5 चैप्टर है, ये अलग टीचर पढ़ाएगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 चैप्टर है, बायोलॉजी में बॉटनी अलग है, जूलॉजी अलग। मतलब एक्चुअल में तो मैं बताता हूं कि जो बच्चा क्लास 10th के बाद जब 11th में वो अदर स्ट्रीम लेता है, आर्ट्स या कॉमर्स, उसको जिंदगी भर यही नहीं पता होता है कि जो साइंस है उसमें भी इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री होता है। तो ये बच्चे को डिसीजन नहीं ले पाता है बच्चा कि मुझे, वो बच्चे का इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो पाता। उसको ये नहीं पता था मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, मेरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है कि केमिस्ट्री वीक है। बच्चे को ऐसा लगता है 9th 10th में नॉर्मल स्कूल में पढ़ के कि मेरा साइंस ही वीक है।
अरे साइंस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। एग्जैक्टली। जब बच्चा क्लास 11 में आता है तो अब बच्चा जब साइंस स्ट्रीम चूज करता है, जब नीट जेईई का प्रिपरेशन करता है, तब बच्चा स्पेसिफिकली आके बोलता है सर मेरा फिजिक्स वीक है। तब बच्चा साइंस नहीं बोलता, सर मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, सर मेरा इनऑर्गेनिक खराब है। तो वहां वो बच्चा डिवीजन कर पा रहा है। तो हम वो जो फ्लेवर है बच्चे को, साइंस, एक्चुअल साइंस का फ्लेवर क्लास 9 से देना चाहते हैं, ताकि जब वो क्लास 11th में आए तो वो बेटर डिसीजन ले पाए कि मुझे अब क्लास 11th में आके मुझे साइंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे कॉमर्स लेना चाहिए कि मुझे आर्ट्स लेना चाहिए। वो डिसीजन ले पाएगा। डिसीजन अब आप ये सोच रहे हैं कि सर आपने जैसे साइंस को तोड़ा तो क्या क्लास 9th में आप सोशल साइंस को भी तोड़ेंगे? नहीं, वी आर साइंस ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट। तो एटलीस्ट बच्चे को जो कुछ भी फ्लेवर नहीं मिल रहा था 9th में नॉर्मल स्कूल में पढ़ के, एक्चुअल में बच्चे को ये डिसीजन लेने में, हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड में ये डिसीजन लेने में हेल्प होगी कि उसको साइंस लेना है कि नहीं लेना है, उसको डॉक्टर या इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना। उसको ये भी पता चलेगा कि क्लास 11 में भाई साहब साइंस में इतने सारे स्ट्रीम होते हैं। कुछ बच्चे मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जो क्लास 10th के बाद अपने दोस्तों के साथ या ओवरफ्लो में साइंस ले लेते हैं। ऐसे 2-3% बच्चे निकलते हैं और उनको 3 महीने बाद समझ में आता है भाई ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। फिर वो क्या करता है, स्ट्रीम चेंज करता है। कुछ बच्चे क्लास 11 पूरा हो जाते हैं, फिर 11 खत्म होने के बाद 12th की स्टार्टिंग में डिसीजन लेते हैं कि नहीं भाई मेरे लिए साइंस नहीं है। तो ये आपका डिसीजन लेने में मदद करेगा। यदि आप 9th क्लास से इंटीग्रेटेड में आते हैं, ये आपका 3-4 एडवांटेज होंगे। पहला, आपको ये हेल्प होगा कि आगे आपको क्लास 11 12th में अपनी फ्यूचर लाइफ में आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल वाला जो आपका प्रोफेशन है वो कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, पहला चीज। दूसरा चीज कि 9th क्लास में आपका जो साइंस का जो रियल फ्लेवर है वो आपको साइंस एक टीचर नहीं पढ़ाएगा इंटीग्रेटेड में। वो साइंस जैसे क्लास 11 12th में पढ़ाया जाता है वैसे आपको 6 टीचर जो है वो अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बॉटनी, जूलॉजी, ऐसे अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। तो हर टीचर अपने हिसाब से सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेगा, तो उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। इवन 9th क्लास में तो मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। तीसरा चीज आपको बताता हूँ, तो जो 9th क्लास में हम लोग कैसे प्लानिंग करेंगे हमारे एकेडमिक्स को, कि जैसे कि आप लोग बुक्स भी उठा के देखिए कि एनसीईआरटी क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है। तो 9th क्लास में क्या होता है, 9th क्लास का जो 11th क्लास का, चलो मैं फिजिक्स का टीचर फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। 11th क्लास में जब बच्चा आता है तो एनसीईआरटी में फिजिक्स में पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, फिर एरर एनालिसिस, फिर वेक्टर, फिर आपका काइनेमेटिक्स, फिर आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फिर फ्रिक्शन और फिर वर्क पावर एनर्जी। मतलब ये जो 7 चैप्टर क्लास 11 के स्टार्टिंग के, वर्क पावर एनर्जी के बाद और चैप्टर आगे सर्कुलर मोशन, रोटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ग्रेविटेशन, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और भी चैप्टर। लेकिन जो स्टार्टिंग के मैंने 7 चैप्टर गिनाए यूनिट एंड डायमेंशन से लेके वर्क पावर एनर्जी तक, ये 7 के 7 चैप्टर क्लास 9th में है। तो हम जो बच्चा हमारे पास 9th में आएगा, एज ए फिजिक्स टीचर मेरा काम क्या होगा कि ये जो 7 चैप्टर उसको जो क्लास 11 में पढ़ाने थे वो क्लास 9th में, क्योंकि उसके सिलेबस में है, तो उसी इंटेंसिटी, उसी डीपनेस के साथ उसको क्लास 9th में पढ़ा दिया जाएगा। क्लास 10th में जब वो आएगा तो क्लास 12th का जो फिजिक्स है, जैसे आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये वाले 4-5, ये जो 4 चैप्टर है क्लास 10th में है फिजिक्स में। तो ये जो 4 चैप्टर जो क्लास 12th में उसको पढ़ाना था, ये हम 10th में उसको अच्छे से पढ़ा देंगे। अब जब बच्चा क्लास 11th में आएगा तो उसका जेईई मेन लेवल का, क्योंकि हम एडवांस लेवल पे बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जेईई मेन लेवल पे या नीट लेवल पे उसको 9th एंड 10th में वो सब्जेक्ट पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब जब बच्चा वो 9th का बच्चा 11th में आएगा तो ये जो चैप्टर जो हमने इसको 9th में पढ़ाए थे, जो इंजीनियरिंग चूज करेगा उसको एडवांस लेवल पे से प्रैक्टिस करवाया जाएगा इन चैप्टर का, क्योंकि उनको ऑलरेडी थ्योरी पढ़ाया जा चुका है, जेईई मेन लेवल पे बताया जा चुका है। अब उनको एडवांस लेवल पे सिर्फ शुरू के 1-2 महीने में ही वो सारे चैप्टर रिवीजन करवाए जाएंगे एडवांस लेवल पे। और जो मेडिकल का बच्चा है उसको नीट का थोड़ा सा रिवीजन करवाया जाएगा। एक्चुअल में जो बच्चा क्लास 11 में डायरेक्ट एडमिशन लेगा, वो जब जिसने 9-10th इंटीग्रेटेड नहीं किया, उसने साइंस नाम का सिर्फ 9th में एक साइंस पढ़ा था, उसने अलग अलग डिवीजन करके नहीं पढ़ा था, वो जब क्लास 11th में आएगा उसको 0 से पढ़ाना पड़ेगा, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर, वेक्टर, काइनेमेटिक्स। तो जब तक उसका वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, मतलब 9th का सिलेबस जब खत्म होगा क्लास 11th का बच्चे का, तब तक नवंबर आ चुका होगा। तो बच्चों को बर्डन जैसा लगेगा। लेकिन यही बच्चा जो 9 से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में है, वो जब क्लास 11th में आएगा तो उसका 8वें नंबर का चैप्टर 2 महीने बाद ही शुरू हो जाएगा। मान लीजिए अप्रैल से क्लासेस शुरू हुई तो जून में वो नेक्स्ट 8वें नंबर के चैप्टर पे होगा। और वही जून में जो बच्चा डायरेक्ट क्लास 11th में एडमिशन लिया वो जून में पहले या दूसरे चैप्टर में होगा।
तो ये एक बड़ा डिफरेंस होगा। एक्चुअल में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो नीट और जेई का एग्जाम है, ये 2 साल का कोर्स नहीं, 4 साल का कोर्स है। एक्चुअल में होता क्या है, जो बच्चा ड्रॉप देता है ना, जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैंने आपको बोला 4 दिन खाना मत खाइए, और आपको 5वें दिन मैं बोलूँ कि ये 4 दिन का खाना है, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक का, हर 4 दिन का ब्रेकफास्ट, 4 दिन का लंच, 4 दिन का इवनिंग का स्नैक्स, 4 दिन का डिनर, ये इतना आपका आपने खाना था, आपने नहीं खाया, आप ये अभी आज खा लीजिए एक दिन में। आप कभी भी उस खाने को नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उतना ही खा पाएंगे जितना आप डाइजेस्ट कर सकती है। तो सेम चीज ड्रॉपर के साथ होता है कि हमें 9th 10th 11th 12th 4 साल का कोर्स उनको 8 महीने में पढ़ाना पड़ता है। तो कुछ बच्चे डाइजेस्ट कर पाते हैं, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, और कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ ड्रॉपर से आपका जो रिजल्ट होता है वो 10% बच्चों का सिलेक्शन होता है, 90% का नहीं हो पाता है, क्योंकि वो 4 साल का कोर्स हमें 8 महीने में खिलाना है। वही जो 11th 12th में होता है, वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं कि वहां पे हम लोग 4 साल का कोर्स दो साल में करवा रहे हैं। उसमें भी 50% बच्चे डाइजेस्ट कर पाते हैं, 50% नहीं कर पाते। एक्चुअल में सही यदि अपने आप को डाइजेस्टिव सिस्टम को रखना है, हेल्थ अच्छा रखना है, जैसे हम बोलते हैं, तो 4 दिन का खाना आपको 4 दिन में ही खाना चाहिए। तो ऐसे आपका जो 4 साल का कोर्स है वो 4 साल में प्रॉपर तरीके से होगा, तभी जाके बच्चे का नीट या जेई में बेटर रैंक आएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, हमने अगले सेशन से क्लास 9 से ही इंटीग्रेटेड का हमने क्लासेज अनाउंसमेंट किया है। जो हमारे पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी के जो 4 सेंटर है, चारों सेंटर पे हम क्लास 9 से अगले साल से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक सेंटर हमारा सिटी में सेंटर अंबारी में है, एक अपना बिहारबारी में स्प्रिंगडेल इंटरनेशनल स्कूल के सामने, तीसरा सेंटर हमारा शिवसागर में, और चौथा सेंटर ये हमारा बाहेता चारेली में जो डीपीएस कामरूप है उसके अंदर में है। तो चारों सेंटर पे जैसे क्लास 11th के इंटीग्रेटेड चल रहे हैं, वैसे ही अगले साल से क्लास 9th ऑनवर्ड इंटीग्रेटेड चालू हो जाएंगे, जिसमें बच्चों को प्रॉपर तरीके से ग्रूम किया जाएगा। एंड आफ्टर 4 ईयर जब वो बच्चा क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देगा, तो बोर्ड के साथ जब वो एंट्रेंस देगा, तब आपको दिखेगा कि इस साल हमने जैसे नॉर्थ ईस्ट रैंक 1 दिया है। आई कैन गारंटी यू कि 4 साल बाद 2024 से स्टार्ट हो रहा है, 28 में जब वो बच्चा नीट और जेई का एग्जाम देगा, जो 9th वाला बच्चा है, आई कैन अश्योर यू कि नॉर्थ ईस्ट से ऑल इंडिया सिंगल डिजिट रैंक में रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो बच्चे को हम 4 साल का खाना 4 साल में खिला रहे हैं। तो दैट विल हेल्प द स्टूडेंट टू ग्रैब ए गुड रैंक in India level in both JEE and NEET entrance. Sir, this was a very insightful discussion today. Thank I'm you. sure बहुत सारे students को आज बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, बिल्कुल। जो लोग सोच रहे होंगे, confusion में होंगे, and definitely if you're thinking of going for integrated कोचिंग, तो वो आपको लेना चाहिए। आपको पता चल गया आज विकास सर ने बोला, यू गेट सो मच टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ, एंड द फैक्ट दैट ही सेड अबाउट डाइजेस्टिंग नॉलेज इन द प्रॉपर टाइम। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द सेशन। अगले सेशन में एक और टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे, आपकी कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे डेफिनेटली। कमेंट सेक्शन में कुछ अगर सवाल हैं आपके, तो वो आप दे सकते हो। हम लोग नेक्स्ट वीकेंड में आपके सवाल को जरूर एंटरटेन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।